हे गाइस, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट या फिर कहें एमसीक्यूज, जो कि हमारी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 के अंदर हम 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। पीछे के जितने भी जो 3 पार्ट हैं उनके अंदर हमने 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इन पार्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन के अंदर प्ले लिस्ट है, तो उससे आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चैनल के वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हाँ इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे जो अभी जूरिस्ट के नाम आने वाले हैं उनमें से कौन सा जूरिस्ट है वो स्पोर्टर नहीं है फंक्शन थ्योरी का। तो कौन कौन से जूरिस्ट है वो सेवेंगनी है, सालमन है, जिरेक हैं, डाइस हैं। तो इनमें से जो कौन सा जूरिस्ट है वो यहाँ पर फंक्शन थ्योरी का है, वो स्पोर्टर नहीं है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाले जो जूरिस्ट है वो यहाँ पर फंक्शन थ्योरी के जूरिस्ट नहीं है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं उनमें से कौन सा है वो बिलोंग नहीं करता फिक्शन थ्योरी से। तो वो कौन सा जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फिक्शन थ्योरी से बिलोंग नहीं करता। क्या वो ए है कि ओनली ह्यूमन बीइंग कैन प्योरली बी कॉल्ड ए पर्सन, क्या अकेले ह्यूमन बीइंग को ही पर्सन कहा जा सकता है, या फिर ग्रुप्स की यहाँ पर कोई रियल पर्सनैलिटी नहीं है, क्या ये सही है। या फिर जो मेन एक्सपोनेंट है इस थ्योरी के वो कौन है? जिरिक एंड मिटलैंड। तो इनमें से ये दोनों के दोनों जो एक्सपोनेंट जूरिस्ट हैं वो इसके एक्सपोनेंट है मेन, ये नहीं है, इससे बिलोंग करता। या फिर क्या है कि ओनली बाय फिक्शन ऑफ लॉ के द्वारा दे आर रिगार्डेड एज ए पर्सन, या फिर उनको एक फिक्शन ऑफ लॉ के थ्रू ही उसको रिगार्डेड किया जा सकता है एज ए पर्सन। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो फिक्शन थ्योरी से बिलोंग नहीं करता। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो दो जूरिस्ट हैं वो इसके मेन एक्सपोनेंट नहीं हैं। तो ये दोनों जूरिस्ट हैं वो कौन सी थ्योरी के एक्सपोनेंट है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है जो आने वाला है कि ये दोनों के दोनों जूरिस्ट हैं वो कौन सी थ्योरी के एक्सपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? एक लीगल पर्सन है अदर देन ए ह्यूमन बीइंग, जो कि ह्यूमन बीइंग के अलावा है, जिसको लॉ ने एट्रीब्यूट की है पर्सनैलिटी। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? क्या ये कैल्सन के द्वारा कहा गया है, सालमन, ग्रे, या फिर होब्स के द्वारा? तो कौन से जूरिस्ट ने है जो ये कही है ये लाइनें? वो कही हैं बी वाले जूरिस्ट, यानी कि सालमन ने है जो ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जो ऑप्शन है फॉलोइंग उनमें से कौन सी लीगल पर्सनैलिटी नहीं है। क्या कंपनी लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, या फिर बेंच ऑफ जजेस लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, या फिर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, या फिर ए और बी दोनों। जैसा कि हमें पता है कि जो कंपनी है वो तो लीगल पर्सनैलिटी है ही है अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन बचते हैं बी और सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो, यानी कि जो बी और सी वाले ऑप्शन है यानी कि कैबिनेट और बेंच ऑफ जजेस हैं वो क्या है? लीगल पर्सनैलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि जो हमें पीछे एक क्वेश्चन में ऑप्शन देखे थे जिनके अंदर इन जूरिस्ट के नाम थे वो स्पोर्टर किसके हैं वो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। यानी कि जिरेक और मिटलैंड है वो स्पोर्टर हैं कौन कौन सी थ्योरी के हैं? क्या वो रियलिस्ट थ्योरी के हैं, या फिर कंसेशन थ्योरी के हैं, फिक्शन थ्योरी के हैं, या फिर ब्रैकेट थ्योरी के? फिक्शन थ्योरी के है नहीं, क्योंकि हमने पिछली ही जो क्वेश्चन उसमें देखा है। अब बचती है ब्रैकेट, कंसेशन और रियलिस्ट। तो देखते हैं इनमें से कौन सी हैं। वो है ए जो थ्योरी है यानी कि रियलिस्ट थ्योरी है उसके वो हैं सपोर्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रियलिस्ट थ्योरी है उसको और किस नाम से जाना जाता है? क्या वो सब्सटेंशियल थ्योरी है, क्या वो इनऑर्गेनिक थ्योरी है, ऑर्गेनिक थ्योरी है, या फिर अनसब्सटेंशियल थ्योरी है? तो यहाँ पर जो रियलिस्टिक थ्योरी है उसको ऑर्गेनिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो ड्राइव है कहाँ से? ग्रीक वर्ड परसोना से, जिसका मतलब क्या है? यहाँ पे परसोना वर्ड है उसका क्या मीनिंग है? बिहाइंड द कर्टेन है क्या उसका मीनिंग, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है, या फिर साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर ऑथर्स मार्क्स? तो यहाँ पर जो वर्ड पर्सनैलिटी है जो कि ग्रीक वर्ड परसोना से लिया गया है, तो उसका जो मीनिंग है वो क्या है? ऑथर्स मास्क, यानी कि ऑथर का मास्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि वी मस्ट एडमिट ओपनली, हमें ओपनली एडमिट करना चाहिए क्या कि जो प्रेसिडेंट है वो लॉ बनाते हैं एज वेल एज उनको डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट है वो क्या है, आउटकम है किस चीज़ का, इंटरनेशनल एक्सरसाइज बाय द कोर्ट्स के द्वारा, उनके प्रिविलेज जो कि डेवलपिंग द लॉ करने के लिए उस टाइम पर जो उनको दिए गए हैं उनको एक्सरसाइज करने के द्वारा हो जाते हैं, एट द सेम टाइम दैट दे एडमिनिस्टर्ड इट, जिस टाइम वो उनको एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये जो लाइनिंग है ये कौन से जूरिस्ट ने कही है, तो ये क्या सालमन ने कही है, क्या रेडक्लिफ ने कही है, क्या लॉर्ड डैनिन ने कही हैं, या फिर स्टार्क ने। तो ये लाइनिंग है ये कही गई हैं सालमन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट है उसको उसकी जस्टिफिकेशन से सेपरेट करना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट को उसकी जस्टिफिकेशन से इम्पोर्टेंट सेपरेट करना, क्योंकि उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो डिपेंड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयड के अंदर। क्या जो पनिशमेंट की जो डेफिनेशन है वो वैल्यू न्यूट्रल होनी चाहिए, या फिर इसलिए है क्योंकि जो कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट है वो कंट्रोवर्शियल है, या फिर इसलिए क्योंकि जो प्रैक्टिस ऑफ पनिशमेंट है वो सेपरेट है फ्रॉम इट्स जस्टिफिकेशन। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर, ताकि या फिर अपने माइंड में भी सोच सकते हैं ताकि आपका इवैल्यूएशन हो सके कि आपको कितनी है जो आपकी तैयारी है एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट है वो क्या है, शुड बी वैल्यू न्यूट्रल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जो कंपनी या ग्रुप है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है उसको ज्यूरिस्टिक एंटिटी के तौर पर वो क्या है, क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इन केस ऑल द मेंबर बिलोंग टू इंडिया, अगर सारे मेंबर उसके बिलोंग करते हैं इंडिया से तो वो क्या एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, या फिर वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है बट मेयर एक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लॉ है, या फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, या फिर वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है बल्कि एक मेयर लॉ की है जो एब्स्ट्रैक्शन है, यानी कि कंपनी या ग्रुप है जिसको ज्यूरिस्टिक एंटिटी कहा है उसको लीगल पर्सन के तौर पर देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कौन सी थ्योरी है लीगल पर्सनैलिटी की वो कंटेम्पलेट करती है कि क्या कि जो कॉर्पोरेट बॉडी है उसके पास लीगल पर्सनैलिटी है उस एक्सटेंट तक जो कि ग्रांट की गई है बाय द लॉ। तो इसमें से कौन सी थ्योरी कहती है, वो क्या रियलिस्ट थ्योरी है, कंसेशन थ्योरी है, फिक्शन थ्योरी है, या फिर ब्रैकेट थ्योरी है। तो ये जो इतनी भी थ्योरियां हैं हम आगे आने वाली वीडियो में भी हम इन थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो पार्टिकुलर थिंग है, ये पार्टिकुलर लाइनिंग है, ये कौन सी थ्योरी के द्वारा कही गई है, वो कही गई है बी नंबर वाली थ्योरी के द्वारा, यानी कि कंसेशन थ्योरी के द्वारा कही गई है। कि इसके ये क्या कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं उनकी लीगल पर्सनैलिटी है उस एक्सटेंट तक ग्रांट की गई है जो तक है जो कि लॉ के द्वारा उनको ग्रांट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि जो नीचे स्टेटमेंट आने वाली हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नंबर 1 क्या कहती है कि इन इनकॉर्पोरेटेड फर्म, यहाँ पर कोई भी मच डिफरेंस नहीं है बिटवीन द फर्म एंड उसके पार्टनरशिप के अंदर। इनकॉर्पोरेटेड फर्म है, पार्टनर और फर्म के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकंड क्या है कि फर्म है उसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया जा सकता है ऑफ अ सिंगल पर्सन बट नॉट द कंपनी। क्या ये सही है, या फिर कंपनी क्या है एक डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर से बट नॉट अनरजिस्टर्ड फर्म। अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं है बल्कि कंपनी है वो इसके जो मेंबर हैं उनसे अलग हैं। या फिर कंपनी क्या है एक जुरिस्टिक पर्सन है बट नॉट द इनकॉर्पोरेटेड फर्म, बल्कि इनकॉर्पोरेटेड फर्म नहीं है। तो इनमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हैं। तो चलिए देखते हैं इनके कौन कौन से ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, थर्ड फोर्थ है, या फिर फर्स्ट है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, या फिर फर्स्ट सेकंड फोर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर वाला, यानी कि जो फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है, ये जो 3 स्टेटमेंट है ये यहाँ पर क्या है, राइट है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू। कौन कौन सी स्टेटमेंट है कि इट इज़ नॉट असेंशियल दैट बोथ ऑफ देम मस्ट कोइंसाइड। बोथ ऑफ देम कोइंसाइड की यहाँ पर बात हो रही है।
कौन है यहाँ पर? बोथ ऑफ देम, लीगल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन की बात हो रही है, या ह्यूमन बीइंग कहें। तो यहाँ पर क्या है, देयर कैन बी, सेकंड क्या कहता है कि देयर कैन बी अ लीगल पर्सन हु इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। लीगल पर्सन हो सकता है जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है। क्या ये ट्रू है? यहाँ ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या आता है, देयर कैन नॉट बी अ ह्यूमन बीइंग हु इज नॉट अ लीगल पर्सन। यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यक्ति है वो ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता जो कि एक लीगल पर्सन नहीं है। ये बात गलत है सरासर, क्योंकि एक कंपनी है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक लीगल पर्सन है। और लास्ट वाला क्या आता है कि देयर आर टू काइंड ऑफ पर्सन, नेचुरल एंड लीगल। हाँ, ये बात भी सही है, यानी कि नेचुरल और लीगल पर्सन दो तरह के पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कहता है कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है? एक प्रोसीजरल फॉर्म है जो कि यूज्ड की जाती है टू वर्कआउट कन्वीनियंट वे, एक कन्वीनियंट वे को वर्कआउट करने के लिए, फॉर द इमीडिएट पर्पज के लिए। ये किसके द्वारा कहे गए हैं? क्या वो हॉलैंड ने कहे हैं, हैनफोल्ड ने कहे हैं, स्टार्क ने कहे हैं, या ऑस्टिन ने कहे? ये वर्ड्स हैं या ये लाइन है किस जूरिस्ट के द्वारा कही गई हैं? वो कही गई हैं हैनफोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि ब्रैकेट थ्योरी क्या कंटेम्पलेट करती है? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि जो मेंबर है कॉर्पोरेशन के वो क्या है? ओनली पर्सन है जिनके पास में राइट ड्यूटी है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि जो लॉ है एक ब्रैकेट पुट करता है अराउंड द पर्सन बाय द ऑर्गेनाइजिंग ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी ऑफ ग्रुप, उस ग्रुप की। यहाँ पर एक ग्रुप है, उसके चारों तरफ एक ब्रैकेट पुट कर दी लॉ ने, उनको एक ऑर्गेनाइज ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी के थ्रू। थर्ड क्या कहता है कि ओनली ह्यूमन बीइंग कैन हैव अ पर्सनैलिटी, ओनली ह्यूमन बीइंग है उनकी एक पर्सनैलिटी होती है। या फिर डी क्या कहता है कि ग्रुप हैज़ अ रियल विल, रीड माइंड और रियल पावर ऑफ एक्शन। क्या ग्रुप के पास रियल विल है, रियल माइंड, रीड माइंड, क्या वो माइंड रीड करते हैं, या रियल पावर ऑफ एक्शन है? तो इनमें से ब्रैकेट थ्योरी क्या कंटेम्पलेट करती है? ये कहती हैं कि जो लॉ है वो एक ब्रैकेट पुट करता है इस तरह से अराउंड द पर्सन्स, उनको एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी दे करके, ठीक है, ये ब्रैकेट थ्योरी कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कॉर्पोरेशन एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है, इसके रिगार्डिंग एक लीडिंग केस क्या है? इस पॉइंट के ऊपर कौन सा है? क्या वो सालमन वर्सेस सालमन है, वाइट मैन वर्सेस वाइट मैन है, या फिर पर्सन्स प्लेजर पार्क वर्सेस रोहल्डर, या फिर ए और सी दोनों? तो यहाँ पर जो सालमन और सालमन डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग फेमस केस आप सभी को पता ही है, और इसी के साथ में जो ऑप्शन नंबर सी वाला केस है, यानी कि पीपल्स प्लेजर पार्क, ये भी एक कॉर्पोरेशन की जो डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग एक लीडिंग केस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? राइट आंसर। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कहता है कि कोर्ट कैन लिफ्ट द वेल ऑफ ए कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की जो वेल है, पर्दा है, वो कोर्ट कब उठा सकता है? अगर वो कॉर्पोरेशन क्रिएट की गई है लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए, या फिर कोई कमिट फ्रॉड करने के लिए, या फिर कोई भी मतलब स्टैट्यूट है उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए की गई है उसका जो कॉर्पोरेशन का क्रिएशन है वो। तो इनमें से कौन सा ग्राउंड है जब एक कोर्ट है उसका जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का वेल है वो लिफ्ट कर सकती है? तो इनमें से कोई सा भी एक ग्राउंड हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि एनी ऑफ द अबव ग्राउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि कौन सी फॉलोइंग केस के अंदर जो कोर्ट ने है लिफ्ट किया है वेल ऑफ द लीगल पर्सनैलिटी, यानी कि कौन से केस के अंदर किया है? क्या वो डायलिमर कंपनी वर्सेस कॉन्टिजेंटल टायर कंपनी के अंदर था, या फिर यूएस वर्सेस लेग वैली रोड रेल रोड कंपनी के अंदर, या फिर दोनों के अंदर, या फिर इनमें से कोई सा नहीं? तो इसमें से कौन से केस के अंदर है जो कोर्ट ने है जो कॉर्पोरेट वेल है जो अप किया था, लिफ्ट किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी वाले केस के अंदर। तो उस केस के अंदर कोर्ट ने है जो लीगल पर्सनैलिटी का जो वेल है उसको लिफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है? स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं कि एक आइडल है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है, एक एनिमल है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है, एक ट्रस्ट मेड किया गया है, ट्रस्ट की बात हुई यहाँ पे, इन द फेवर ऑफ एक एन एनिमल इज इन्फोर्सेबल, या फिर ए ओनली ए इज ट्रू। तो यहाँ पर जो
राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो एक आइडल है उसको यहाँ पर ज्यूरिस्टिक पर्सन माना है, न कि एनिमल को, ना ही किसी तरह का कोई ट्रस्ट जो मेड किया गया है इन द फेवर ऑफ एनिमल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लॉन्ग पोजीशन, एक लंबा पोजीशन वो क्रिएट करता है ओनरशिप बाय, किस तरह से वो ओनरशिप है जो क्रिएट करता है? क्या वो सिंप्लीफिकेशन के थ्रू करता है, सब्सक्रिप्शन के थ्रू करता है, प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, या फिर पोजेसियो सिंप्लिसिएटर के द्वारा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू एक लॉन्ग पोजीशन है वो ओनरशिप क्रिएट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक सेल की गई है एक व्यक्ति के द्वारा एक कॉर्पोरेट को जिसका वो मेंबर है। तो यहाँ पर इस केस के अंदर ही इज नाइदर क्या है इन द फॉर्म और इन सब्सिस्टेंस ए सेल बाय पर्सन टू हिमसेल्फ, यानी कि ऐसी जो सेल है वो उसको खुद को सेल नहीं है। तो इसके पीछे का आइडिया क्या है कि जो कॉर्पोरेट बॉडी है वो एक डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द पर्सन कंपोजिंग इट, यानी कि जो पर्सन उस कॉर्पोरेट बॉडी को बना रहे हैं उनसे वो कॉर्पोरेट बॉडी है वो एक डिस्टिंक्ट है, अलग है, सेपरेट है। तो इस तरह से जो सेल उसके द्वारा कॉर्पोरेट को एक व्यक्ति के द्वारा की गई है जिसका वो मेंबर है वो उसको खुद को सेल नहीं है। तो इस तरह की जो एक सेल है एक नंबर ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा टू ए कॉर्पोरेशन को अपने आप में इन एवरी सेंस, किसी भी सेंस के अंदर वो क्या है, वैलिड है इन इक्वलिटी एज वेल एज लॉ के अंदर भी एकदम से वैलिड है। तो ये हेल्ड किया गया था कौन से केस में? क्या वो फेरर वर्सेस फेरर लिमिटेड के अंदर, डालमिया कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी के अंदर, सैलमन वर्सेस सैलमन के अंदर, या फिर इनमें से कोई सा नहीं? तो कौन से केस में है जो ये बात है, ये चीज़ है जो हेल्ड की गई थी? ये की गई थी फेरर वर्सेस फेरर लिमिटेड के अंदर। आई होप कि यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्या कहता है कि सेवेंगनी के अकॉर्डिंग एसेंशियल एलिमेंट के कॉर्पस के लिए कौन कौन से हैं? नंबर ए क्या कहता है कि फिजिकल पावर ऑफ डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट इमीडिएटली डीलिंग की जो पावर है फिजिकल, वो इमीडिएट फिजिकल पावर टू डील विद द थिंग इज नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू पोजीशन। इमीडिएट पावर है जो फिजिकल पावर है वो नेसेसरी नहीं है। या फिर वी लूज पोजीशन बाय मेयर एब्सेंस फ्रॉम दी सब्जेक्ट, या फिर हम इस सब्जेक्ट से है, कोई सब्जेक्ट है यहाँ पर, उससे अब एब्सेंस होने से ही हम वहाँ पर पोजीशन लूज कर देते हैं। या फिर ए एंड बी आर ट्रू। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी है, ये जो दो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सेवेंगनी टॉक्स अबाउट द कंटिन्यूइंग पोजीशन की बात करता है कि ये जो कंटिन्यूइंग पोजीशन है वो डिपेंड्स करता है ऑन, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? क्या वो इफेक्टिव फिजिकल कंट्रोल के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के, या फिर इमीडिएट फिजिकल कंट्रोल के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के, या फिर जो इफेक्टिव एज वेल एज इमीडिएट फिजिकल कंट्रोल है जो उस ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर, या फिर जो कंस्टेंट पावर है ऑफ प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल रिलेशनशिप एट अ विल, उसके ऊपर वो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कौन सा है जो ऑप्शन है राइट है? वो है डी नंबर वाला, यानी कि जो कंस्टेंट पावर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल रिलेशनशिप एट अ विल है उसके ऊपर ये जो डिपेंड करता है कंटिन्यूइंग पोजीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि कॉर्पस इंक्लूड, कॉर्पस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? फर्स्ट क्या कहता है कि द रिलेशन ऑफ पोजेसर टू द अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से जो पोजेसर का रिलेशन क्या है वो, या फिर जो रिलेशन है पोजेसर का जो थिंग वो पोजेस कर रहा है उससे, या फिर ए और बी दोनों के दोनों, या फिर जो इंटेंशन है उस थिंग को एज ए ऑनर होल्ड करने की वो इंटेंशन है यहाँ पर। तो इसके अंदर कॉर्पस के अंदर कौन सी चीज़ है इनमें से जो है इंक्लूड है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि ए, एक तो है जो रिलेशन पोजेसर का दूसरे व्यक्ति के साथ में, और एक जो रिलेशन उस थिंग के साथ में, यानी कि यहाँ पर है पोजेसर, यहाँ पर एक अनदर व्यक्ति है, यहाँ पर है वो थिंग। तो इन दोनों के साथ में जो रिलेशन है वो यहाँ पर कॉर्पस में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉर्पस डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती हैं?
क्या वो नेचर ऑफ थिंग के ऊपर डिपेंड करती है, या नंबर के ऊपर, या फिर उस थिंग की वैल्यू पे, या फिर नेचर और नंबर दोनों पे? तो यहाँ पर जो कॉर्पस है वो डिपेंड करती है उस थिंग की नेचर पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है 26। यहाँ पर एल्वॉस वर्सेस ब्रेक गैस कंपनी है, एक केस हुआ। इसके अंदर जो ओनर ऑफ लैंड है वो एक पोजेशन के लिए एंटाइटल था, हेल्ड किया गया कि वो उसके पोजेशन के लिए एंटाइटल है। पोजेशन किस चीज़ का? एक प्री हिस्टोरिक बोट है जो कि डिफेंडेंट है उसके द्वारा एक्सक्वेटेड की गई है, खुदाई में प्राप्त की गई है। तो यहाँ पर किस बेसिस के ऊपर उसको किया गया है कि जो लैंड ओनर है वो पोजेशन था उस ग्राउंड के ऊपर, नॉट मेरेली, बल्कि वो उसके सरफेस यानी कि उसकी सतह का भी पोजीशन नहीं था, बल्कि उसके पास में एवरीथिंग जो कि उसकी बेंथ यानी कि उस अर्थ के यानी कि लैंड के जो गहराई में है उसका भी वो पोजीशन है, यानी कि वो उसका ओनर है। सेकंड, ऑफ ड्राइवेटिव राइट ऑफ पोजीशन की वजह से, या फिर कंस्ट्रक्टिव राइट ऑफ पोजीशन की वजह से, या फिर यहाँ पर एक प्रिंसिपल है कि अगर एक थिंग एक्सक्वेटेड होती है ओनली देन इट कम विद इन द पोजीशन, उस ऑनर के पोजीशन में आएगी बिफोर, जब कब से पहले कि वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उससे पहले। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि जो लैंड ओनर है या लैंड लॉर्ड है जिनकी पोजीशन में वो ग्राउंड है, तो उसके सरफेस का और उसकी जो गहराई के अंदर जो भी चीज़ है वो उसी के ही पोजीशन में होगी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहता है कि ये जो चीज़ें हैं उनको मैच करनी है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई है? एक तरफ जुरिस्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ कहा गया है कि जो पोजीशन है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए बिकॉज किस चीज़ की वजह से। तो ये यहाँ पर कौन से जुरिस्ट ने क्या क्या चीज़ें कही है वो देखते हैं कि जो कैंट है, हॉलैंड है, हेगल है और सैविनी है। एक तरफ यहाँ पर कही गई है कुछ बातें, चलो इसका पहले आंसर देख लेते हैं, फिर अपने इसको जो देखेंगे तो वो थोड़ी आसानी होगी और साथ में टाइम भी कम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि ADBC। यानी कि जो कैंट है उसने क्या कहा है कि एक मैन है बाय टेकिंग पोजीशन लेने के थ्रू ही वो उस ऑब्जेक्ट को एक स्पेयर ऑफ विल के अंदर ले आता है, ये कैंट ने कहा है। सेकंड, हॉलैंड ने उसके अकॉर्डिंग क्या कहा है? हॉलैंड कहता है कि ये असेंशियल है प्रिजर्वेशन ऑफ पीस के लिए। क्या असेंशियल है? पोजीशन का प्रोटेक्शन। हैगल क्या कहता है यहाँ पर? हैगल कहता है कि पोजीशन का जो प्रोटेक्शन है वो इसलिए प्रोटेक्टेड होना चाहिए कि इन देयर इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअल विल का, इसलिए। और फोर्थ, सेविग्नी क्या कहना है? सेविग्नी कहने कि एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज अनलॉफुल, यानी कि कोई भी वायलेंस हो रहा है अनलॉफुल है वो, तो उस केस में भी यहाँ पर पोजीशन को है वो प्रोटेक्टेड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कहता है कि एक पर्सन है वो एक शॉप पे आता है और पार्टिकुलर काइंड ऑफ क्लॉथ के लिए शॉपकीपर से है वो पूछता है। तो यहाँ पर शॉपकीपर है उसको कुछ अदर पीस भी उस क्लॉथ के साथ में हैंड ओवर कर देते हैं, परंतु बिफोर द सेल, कोई भी सेल होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले, जो व्यक्ति है जिसको उसने वो पीस हैंड ओवर किए थे वो लेकर के वहाँ से भाग जाता है। सिंस हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह का पोजीशन का कोई चेंज नहीं हुआ था जब तक कि वो वहाँ से भागा नहीं था। तो यहाँ पर इस स्केल में ये चीज़ है वो क्या हेल्ड की गई थी? क्या वो एक लार्सनी, थेफ्ट थी, रॉबरी थी, या फिर डकैती थी? तो उसको यहाँ पर क्या कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जो ए है वो राइट आंसर है, यानी कि लार्सेनी कहा गया है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कहता है कि जो टर्म है सेविनी के द्वारा दी गई है टू द इंटेंशन टू होल्ड द ऑब्जेक्ट एज एन ऑनर इज, एक एज एन ऑनर के तौर पर, इंटेंशन के तौर पर उस किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए उसको क्या टर्म दिया गया है? क्या वो मैन श्रे है, क्या कॉर्पस है, क्या एनिमस है, या फिर इंटरडिक्ट्स हैं? तो यहाँ पर जो है इसको एनिमस का नाम दिया गया है सेविग्नी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्या है कि ए एक व्यक्ति वो टेनेंट है हाउस ऑफ बी के अंदर। सेविग्नी की थ्योरी के आधार पर यहाँ पर ए क्या है? क्या वो लैक्स पोजीशन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनिमस इन हिज
क्या एनिमस की वजह से उसके पास लैक है पोजीशन का, या फिर उसके पास कंप्लीट पोजीशन है, या फिर इनकम्प्लीट पोजीशन है बिकॉज द लैक ऑफ कर्पस पोजीशन की वजह से, या फिर लैक यहाँ पर क्या करती है पोजीशन, क्योंकि जो एनिमस एज वेल एज कर्पस पोजीशन इज मिसिंग, दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर मिसिंग हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। लैक ऑफ पोजीशन है बिकॉज यहाँ पर जो एनिमस है उसका यानी कि जो इंटेंशन है उसको एज ए ऑनर के तौर पर होल्ड करने की वो यहाँ पर एब्सेंट है, जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखी थी। यहाँ पर वो टेनेंट है, यहाँ पर किराएदार के तौर पर आया है, न कि उसका ऑनर के तौर पर, तो इसलिए यहाँ पर लैक क्या करती है पोजीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि जब कभी भी एक व्यक्ति है जो कि ऑनर की तरह किसी भी चीज़ के रिलेशन में दिख रहा है तो उसके पास उसका पोजीशन है, जब तक कि वो पोजीशन है डिनाइड नहीं होता किसी भी रूल ऑफ लॉ के द्वारा जो कि उस प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के ऊपर बेस्ड हो। तो ये किसके द्वारा कही गई है? सालमन, सेविग्नी, इयरविंग, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन से जूरिस्ट ने ये बात कही गई है? ये बात कही है इयरविंग ने। आई होप कि यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर किसने पोजीशन को डिफाइन किया है इस तरह से, क्या कि एक पोजीशन को गेन करने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मस्ट स्टैंड इन असर्टेनिंग फिजिकल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट, फिजिकल रिलेशन, ठीक है, एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ड एंड मस्ट हैव सर्टेन इंटेंट, और वहाँ पर कुछ इंटेंट भी होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ द वर्ड के प्रति उसको फिजिकल रिलेशन और इंटेंट की बात की गई है। तो ये किसने डिफाइन किया है? सेविग्नी ने, सालमन ने, पोलॉक ने, या फिर हॉलम्स ने। तो ये जो पोजीशन की जो डेफिनेशन है वो दी गई है हॉलम्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि एक फाउंडेशन है बिल्डिंग की, उसको खोदने के दौरान है जो लेबरर है वो क्या पाते हैं? एक ब्रॉन्ज स्टैट्यू जो कि बिलोंग करता है किसी एक प्री क्रिश्चियन एरिया से। तो यहाँ पर जो पोजीशन है बाय द स्टैट्यूट वाज क्लेम बाय द ओनर ऑफ द लैंड है, उसके द्वारा जो उसका पोजीशन है वो क्लेम किया गया। तो यहाँ पर कौन सा कुड बी द अप्रोप्रिएट ग्राउंड हो सकता है उस लैंड ओनर के लिए उसका पोजीशन है वो क्लेम करने के लिए? क्या कि एक जो लेबरर है वो एम्प्लॉइज हैं ऑफ द ओनर वर्किंग अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है, उसके कंट्रोल में काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि जो ओनर है उसके पास कर्पस है उस लैंड का और उसके पास में राइट है इनडेफिनाइट का। और थर्ड क्या कहता है कि ओनर के पास राइट है एक्सक्लूड करने का दूसरों को फ्रॉम द कंट्रोल ओवर द स्टैट्यू, एंड इसीलिए उसके पास प्रायोरिटी है रिकॉग्नाइज की गई है जो कि लॉ के द्वारा। और फोर्थ जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है वो क्या कहता है कि ओनर क्या एज्यूम करता है टू हैव इंटेंट टू द कंट्रोल ऑल ओवर दैट विच लाई अंडर द पीस ऑफ लैंड, जो कि उस पीस के अंडर जो उसको ओन कर रहा है उसके अंदर जो कुछ भी आता है उसका वो ओनर इंटेंट किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए अप्रोप्रिएट ग्राउंड है? तो वो है डी वाला। जैसे कि हमने एक पीछे ऑप्शन क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था जहाँ पर इसमें हेल्ड किया गया था कि जो भी उस लैंड ओनर की लैंड के सरफेस पे और उसके अंडर है वो सारी की सारी उसकी होती है। तो यहाँ पर अज्यूम होता है कि वो उसके कंट्रोल में होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि पोजीशन एक प्रीमा फसाई एविडेंस है ऑफ अ टाइटल ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग एडवर्स पोजीशन है वो कन्फर क्या कहता है? टाइटल इवन टू द प्रॉपर्टी जो कि ओरिजिनली बिलोंग टू द अनदर। बी वाला कहता है इन ऑल केस पोजीशंस लीड टू द ओनरशिप, सभी केसेस के अंदर पोजीशन ओनरशिप को लीड करती है। या फिर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन है इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप। या फिर डी वाला क्या कहता है कि लॉन्ग एडवर्स पोजीशन है वो टाइटल कन्फर नहीं करता टू द प्रॉपर्टी को जो कि ओरिजिनली किसी और से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर इसका राइट जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा इसके रिगार्डिंग? वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर लॉन्ग एडवर्स पोजीशन है वो टाइटल कन्फर कर देता है भले ही वो किसी अदर से है वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती हो ओरिजिनली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि बेंथम के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है वो क्या है? सब्जेक्ट्स एवरीथिंग टू टू मोटिव्स, दीज टू मोटिव्स आर, यानी कि दो मोटिव के अंदर हर एक चीज़ को प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का जो सब्जेक्ट मानता है अकॉर्डिंग टू द बेंथम। तो वो दो टू मोटिव है वो कौन से हैं? क्या वो विक्ट्री एंड डिफीट हैं?
क्या वो लॉस एंड गेन है, या फिर प्लेजर एंड पेन है, या फिर गुड एंड बैड है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी आप बैंथम की बात करते हो तो यहाँ पर पेन एंड प्लेजर दो चीज़ें आती हैं बार बार। तो यहाँ पर विक्ट्री, डिफीट, लॉस, गेन, गुड बैड, ये चीज़ें आपको किसी भी थ्योरी के अंदर शायद ही कहीं देखने को मिलेगी, लेकिन पेन और प्लेजर है वो आपको एक स्पेसिफिक थ्योरी के अंदर बार बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या कहा गया है कि वू सेड मैन्स लाइफ वाज, किसने कहा था कि मैन की जो लाइफ है वो क्या है, सॉलिटरी है, पुअर है, नेस्टी, ब्रस्टी, शॉर्ट। किस जुरिस्ट ने ये बात कही है? क्या वो ग्रोटियस ने कही है, हॉब्स ने कही है, रूसोस ने कही है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर जो हॉब्स जुरिस्ट हैं उन्होंने ये बात है वो कही है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये 37 है आई थिंक, क्योंकि जो पीछे क्वेश्चन मिसिंग हो चुका है। तो चलिए 36 से शुरू करते हैं इसको कि वाई देयर इज एन इंक्रीजिंग रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग रिकॉग्नाइजेशन है क्या कि जो रेट्रीब्यूशन है इज फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ए पुनिशमेंट। रेट्रीब्यूशन फंडामेंटल एलिमेंट है क्योंकि जो रिहेबिटेशन ऑफ ऑफेंडर है प्रज्यूम ए रिकॉग्नाइज ऑफ रोल ऑफ वेंजनेस। सेकंड क्या कहता है, बिकॉज ऑफ लैक्स टेल्यूनिस इज मिसगाइडेड, बिकॉज अदर जस्टिफिकेशन अपीयर टू हैव फेल्ड, या फिर बिकॉज ऑफ रेवेंस इज एनकॉर्निस्टिक। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो यहाँ पर जो अदर जस्टिफिकेशंस आर टू हैव बीन फेल्ड, इसीलिए यहाँ पर ये जो रेट्रीब्यूशन फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ पनिशमेंट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या कहा गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है? फर्स्ट क्या है कि ये एसेंशियल है कि जो एनिमस है वो शुड बी बेस्ड ऑन लीगल क्लेम। सेकंड क्या है कि जो पर्सन जिसके पास एनिमस है इज नॉट नेसेसरी ओनर, वो ओनर नहीं है। सी क्या कहता है कि एनिमस का जो पोजेसर है इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, उसके अंदर पोजेसर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, या फिर इनमें से कोई ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि पर्सन हैविंग एनिमस, जिसके पास एनिमस है वो जरूरी नहीं है कि वो एक ऑनर है, नेसेसरी नहीं है यहाँ पर। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक केस है यहाँ पर ब्रिज वर्सेस वैक्सवर्थ। यहाँ पर जो फाइंडर है अलाउड टू कीप द गुड ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर एक फाइंडर है, किसी चीज़ कहीं पर उसको कोई चीज़ मिली है तो उसको अलाउ किया गया है उस गुड्स को रखने के लिए। तो वो किस ग्राउंड पे किया गया? क्या ग्राउंड थे वहाँ पे कि जो ओनर है ऑफ द शॉप वो वहाँ पर ट्रेसेबल नहीं था, कि जो ओनर है शॉप वो अवेयर ही नहीं था कि उस फैक्ट के बारे में कि जो वो आइटम थी उसके शॉप में थी, या फिर जो आइटम फाउंड की गई है उस एरिया के अंदर जो कि जहाँ पे पब्लिक एडमिटेड एंड फाइंडर वाज वन ऑफ अमंग। ठीक है, या फिर अगर जो गिवन ओनर को दी जाती है तो इट वुड अमाउंट टू अनजस्ट एनरिचमेंट होगी। तो यहाँ पर कौन सा ग्राउंड था? वो ग्राउंड था बी, कि जो ओनर था शॉप का वो अवेयर ही नहीं था उस फैक्ट के बारे में कि जो आइटम है वो उसकी शॉप में थी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर क्या कहते हैं कि किसने प्रपाउंड किया? क्या प्रपाउंड किया कि एक मैन है वो बीइंग बोर्न विद द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी के टाइटल के साथ में बोर्न हुआ टू परफेक्ट फ्रीडम, अनकंट्रोल इंजॉयमेंट थी, जितने भी राइट हैं प्रिविलेज है ऑफ द लॉ ऑफ नेचर के। तो यहाँ पर नो वन कैन बी पुट आउट ऑफ हिज स्टेट, उसको एंड सब्जेक्ट टू द पॉलिटिकल पावर ऑफ अनदर विदाउट हिज वॉन कंसेंट, यानी कि उसकी कंसेंट के बिना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है वो किसने प्रपाउंड की थी? लॉक, रूसोस, हॉब्स और इनमें से कोई नहीं। तो कौन से जूरिस्ट हैं? वो हैं जूरिस्ट लॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि कौन से जूरिस्ट हैं उन्होंने डिफाइन किया है लॉ को एज आर्ट और साइंस जो कि इक्विटेबल है एंड गुड। व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड? तो ये कौन है? जस्टिनियन है, उल्पाइन है, पेंटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन से जूरिस्ट हैं? वो हैं अल्पाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आई होप कि यू आर एंजॉइंग द वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ चलते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है अबाउट द लीगल फिलोसफी ऑफ द बेंथम के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि ए ऑप्शन क्या कहता है कि वी प्लीडेड फॉर द कोडिफिकेशन, वो कोडिफिकेशन के लिए प्लीड करता है, ये कंडेम्ड करता है जजमेंट लॉ को, या फिर एंड ऑफ लेजिस्लेशन इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर है, या फिर वो सपोर्ट करता है कस्टम एज ए मेजर सोर्स ऑफ लॉ। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है लीगल फिलोसफी ऑफ बेंथम के बारे में, तो वो है डी वाली, यानी कि ही सपोर्ट कस्टम एज ए मेजर सोर्स ऑफ लॉ, ये चीज़ है वो यहाँ पर ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एक्विजिशन ऑफ रसनेलिस कोई प्रॉपर्टी है उसकी एक्विजिशन क्या है, ओरिजिनल एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, या फिर ड्राइवेटिव एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, या फिर मेयर कस्टडी ऑफ थिंग, या फिर एक्सेसरी एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, क्या चीज़ है वो है ओरिजिनल एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है खाली, कोई ओनर नहीं है उसका, कोई कुछ पता नहीं है, तो उसकी एक्विजिशन है वो यहाँ पर ओरिजिनल एक्विजिशन है ऑफ ओनरशिप है। 43 क्या कहता है कि कौन सी थ्योरी है इनमें से वो डिस्क्राइब करती है एज ए डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिवर्सल सक्सेशन, क्या वो नेगेटिव थ्योरी है, कंटिन्यूटी थ्योरी है, या फिर यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी है, या फिर पार्शियल सक्सेशन थ्योरी है, तो वो है यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं कि किसने कहा है, क्या कहा है, चलिए देखते हैं क्या कहा है कि होब्स का जो इंडिविजुअलिज्म लिंक है हिम विद लॉक के साथ में, तो उसकी जो यूटिलिटेरियनिज्म है विद बेंथम एंड मील, तो हिज एब्सोल्यूटिज्म विद ऑल थ्योरीज विच सीमेंट द ग्रोइंग पावर ऑफ द स्टेट, ये बात है किसने कही है, क्या ये ग्रोटियस ने कही है, हॉब्स ने कही है, फ्रेड मैनन ने कही है, या फिर किसी ने नहीं कही, किसने कही है, ये कही है भाई साहब फ्रेड मैनन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, 45 कहता है कि कौन डिफाइन करता है लॉ एज अ रीजन विदाउट पैशन, बिना किसी पैशन के लॉ को एज अ रीजन किसने डिफाइन किया है, प्रिस्टो ने, बेंथम ने, डोमेस्थेनस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो कौन से जूरिस्ट हैं, वो जूरिस्ट हैं प्रिस्टो, यानी कि प्रिस्टो ने है जो डिफाइन किया है लॉ एज अ रीजन विदाउट पैशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं कि कौन सा जूरिस्ट है वो एक्सप्रेस करता है मेन प्रिसेप्ट ऑफ द नेचुरल लॉ इन फॉर्म ऑफ द मैन्स राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, कौन से जूरिस्ट हैं वो इनको एक्सप्रेस कर रहे हैं इस चीज़ को, क्या वो हॉब्स हैं, ग्रोटियस हैं, रूसोस हैं, या फिर ये सारे के सारे हैं, तो इनमें से कौन से जूरिस्ट हैं, वो है जूरिस्ट हैं जो हॉब्स, यानी कि हॉब्स हैं जो इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। आई होप कि यू आर एंजॉइंग वीडियो। अगर आपने अब यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसी लगी हैं, क्या चीज़ इसमें नई ऐड होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस है वो कर सकें और ऐसे ही MCQs है वो लगा सकें। तो इसमें क्या कहा गया कि R वर्सेस एसवाल का एक केस है जिसमें A है गिव देता है, A देता है और B रिसीव क्या करता है, क्या एक गिनी एक डार्क नाइट के अंदर, दोनों के दोनों क्या बिलीव करते हैं कि वो एक सीलिंग है। यहाँ पर बाद में जो Y क्या डिस्कवर करता है कि जो A के पास थी जो क्या थी, एक गिनी थी, तो क्या यहाँ पर वो गिल्टी नहीं है, क्या यहाँ पर रॉबरी के लिए गिल्टी है, या फिर चीटिंग के लिए गिल्टी है, या फिर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए वो गिल्टी है। तो यहाँ पर कौन सी जो क्राइम के लिए वो यहाँ पर उसको गिल्टी ठहराया गया है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए वो यहाँ पर गिल्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज ए पोजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, कौन लॉ कब नहीं करता, इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फैक्ट वो एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर इन फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर इन द केस ऑफ अ डिटेंशन एंड कस्टडी इन एनी ऑफ द मेंशन्ड केस। ठीक है, या इनमें से कोई सही नहीं, तो यहाँ पर इसका कौन सा है राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन केस ऑफ डिटेंशन एंड कस्टडी, कोई भी मेंशन्ड केस के अंदर। ठीक है, तो उस केस के अंदर है वो लॉ है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता एक पोजीशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पर्सन इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसके पास बैटल राइट है उसके ऊपर,
ठीक है, अगेन द होल वर्ड एक्सेप्ट द रियल ओनर के अलावा। तो ये प्रिंसिपल है वो कौन से केस के अंदर एलिस्ट्रेटेड किया गया है? क्या वो ब्रिज वर्सेस वाकवर्थ के केस में है, या फिर आर्मोरी वर्सेस डेलमेरी के केस में है, या फिर आर वर्सेस मोर के केस में है, या फिर री कोहेन के केस में है? तो वो कौन से केस में इलिस्ट्रेट किया गया है? वो ऑप्शन नंबर बी वाले केस के अंदर, यानी कि आर्मोरी के वर्सेस डेलमेरी के केस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद में भी एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहते हैं कि रूसो क्या स्टेट करता है कि दैट पोजीशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड बिकॉज इन पोजीशन के अंदर क्या है? पब्लिक्स विल रिफ्लेक्ट होती है, क्या इंडिविजुअल की विल रिफ्लेक्ट होती है, या फिर लाइक द 9 पॉइंट ऑफ लॉ है यहाँ पर, या फिर इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर रूसो के अकॉर्डिंग पोजीशन क्यों प्रोटेक्ट होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक इंडिविजुअल की जो विल है वो रिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51। कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है? ठीक है, पोजीशन इज ए 9 पॉइंट ऑफ लॉ, पोजीशन इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप, पोजीशन इज प्रोटेक्टेड टिल समवन एल्स प्रूव अ बेटर टाइटल इन हिमसेल्फ, या फिर पोजीशन वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन्ड। तो इनमें से कौन सी जो है ट्रू नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाली है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि जो एक बार पोजीशन चली गई तो उसको दोबारा से रीगेन किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।